हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विन एकेडमी भदोही। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले हम जो पिछले 2 क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइंडर कर देते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि इतिहास को हम पहले बांटे थे 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम पढ़ा दिए थे। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि कुछ भी वहाँ पे लिखित स्रोत नहीं थे, और ना ही जब लिखित स्रोत नहीं थे तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सका। तो अब वो प्राग ऐतिहासिक काल को आप जानते ही हैं कि उसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांट के पढ़ा गया था अध्ययन की सुविधा के लिए। उसी प्रकार हम आदि ऐतिहासिक काल में पढ़े थे कि लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, उसके लिखित स्रोत मिले थे बट किस लैंग्वेज में लिखा था कोई पढ़ नहीं सका था। और उसी के अंतर्गत हम पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं वो आदि ऐतिहासिक काल को। और ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही हम बहुत सारे शहर को पढ़े थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, बड़वाली हो गया। ऐसे ऐसे बहुत शहर हम पढ़े थे। तब यानी कि हम प्राग ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो ऐतिहासिक काल में क्या होता है, ऐतिहासिक काल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3-4 भागों में बांटे हैं। जैसे प्राचीन इतिहास को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, देखिए ये भी इसी का 10-15 क्लास लेना पड़ेगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब ये खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद आता है आधुनिक काल, आधुनिक इतिहास को हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद नेहरू काल आ जाता है। नेहरू काल में हम आज़ादी के बाद की जो समय चला, कैसे कैसे संविधान के बारे में, ये सब नेहरू काल में पढ़ा गया। उसके बाद विश्व इतिहास जैसे फ्रांस की क्रांति हो गया, अमेरिका क्रांति हो गया, इसको विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऐतिहासिक काल को। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है, इसमें वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय, यानी कि अभी बताया है ना, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इससे देखिए सबसे पहले हम आज पहला पार्ट देखते हैं कि प्राचीन इतिहास ही एंशिएंट हिस्ट्री है। भी केवल अगर इसको ही देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में 10-15 क्लास से ज़्यादा ही लग जाए, कम नहीं लगेगा। तो देखिए प्राचीन इतिहास को कैसे पता चला, प्राचीन इतिहास क्या था क्या नहीं था। तो इसको पता करने के 3 स्रोत मिले थे। एक पुरातात्विक स्रोत मिला था, दूसरा विदेशी यात्रा के स्रोत मिला था, और तीसरा साहित्य के स्रोत मिला था। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिला था, जैसे कुछ सिक्के मिले थे, कैसे पता चला कि किस टाइम पे कितने साल पुराना सिक्का है, किस टाइम पे कौन सा शासन चल रहा था, मतलब किस टाइप से अभिलेख, जैसे कुछ दीवारों पर जैसे कोई खुदाई करके लिख दिया जाता था तो उसे अभिलेख करते थे। इन्हीं 2 चीज़ों से पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य मिले हैं, सिक्के से और अभिलेख से। कुछ विदेशी यात्री आए थे भी, अपनी बुक लिख के चले गए थे, उससे पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में कैसे कैसे क्या क्या होता था। और साहित्यिक स्रोत में मिले थे, जैसे धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में हमारा आ जाता है वेद पुराण, उसके बाद क्या बोलते हैं वेदांग आ जाता है, उसके बाद महाकाव्य आ जाता है। महाकाव्य में जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और गैर धार्मिक में देखा जाए तो जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इन सब चीज़ों से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिक्कों के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप भूल जाइए, पहले आप केवल दिमाग में लीजिए कि केवल हमें सिक्के के बारे में पढ़ना है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूसेमेटिक्स। ध्यान से देखना, पूछता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या पूछता ही है, न्यूसेमेटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये टेराकोटा का जो सिक्का था, टेराकोटा, ये सिंधु सभ्यता के सिक्के को टेराकोटा का सिक्का कहते थे। आहत सिक्का, पंचमार सिक्का और ये पर्ल का सिक्का। ये देखिए आहत का सिक्का चित्र बने होते थे आहत के सिक्के पर। पर्ल का जो सिक्का होता था वो चांदी का होता था, और एक पंचमार का सिक्का होता है। ये तीनों मौर्य काल के टाइम के सिक्के थे, इसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और सीसा का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहन काल में चला था। सोना का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा पहली बार किया गया था। अगर शुद्ध सोने का सिक्का पूछे, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर पूछे केवल सोने का सिक्का सबसे पहली बार किसने लागू किया, तो यूनानी शासकों द्वारा। लेकिन अगर पूछे शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण शासकों द्वारा। अगर पूछे अशुद्ध सोना यानी कि जो सर्वाधिक मात्रा में कोई चीज़ जब हो जाता है तो वो उसमें थोड़ा बहुत अशुद्धि आ ही जाती है, यानी कि अशुद्ध सोना का जो सिक्का था वो गुप्त काल में चला गया था। इसका गुप्त उस टाइम पे शासक था। वो चांदी का सिक्का गुप्त काल में हुआ, लेकिन उस टाइम पे चंद्रगुप्त सेकेंड यानी उसी विक्रमादित्य कहते थे, उसके समय में चांदी का सिक्का चला गया। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय था। यहाँ इसी को मयूर शैली का जो सिक्का था, इसी को राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहते थे। अब कौड़ी था जो वो गुप्त काल में था, इसकी वैल्यू बहुत कम होती थी। तभी आप भी आज के ज़माने में भी कभी कभी लोग कह देते हैं कौड़ी, कि आपको 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो कौड़ी एक प्रकार का मुद्रा यानी कि सिक्का ही था, पैसा ही था। कौड़ी था नहीं, इसकी वैल्यू बहुत कम होती थी, जैसे सिक्का उक्का टाइप का था नहीं। जैसे कभी कभी छोटे छोटे वो शंख टाइप के नदी वदी में नहीं मिलते थे, उसी प्रकार कौड़ी मिलती थी, तो उसी को कौड़ी कहा जाता था। तो देखिए चमड़े का सिक्का भी चला गया था। चमड़े के सिक्के से भी जानकारी मिलती है। हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। ये शिहाबुद्दीन, जैसे हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने कैसे प्रारंभ कर दिया, तो हुमायूं जब शासन कर रहा था मुगल साम्राज्य पे, तब
वहाँ के जो शेरशाह सूरी थे इसको दौड़ाए थे और ये भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए सरयू नदी में कूद गया था। देखिए इसमें लिखा है नदी में कूद गया था, नदी में कूदा तो उसको शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने इसको बचाया था। तो वो जब राजा था हुमायूं, जब राजा बना उसके बाद जब शेरशाह सूरी का अंत हुआ, फिर से एक बार कुछ टाइम के लिए राजा बना था, तो एक दिन के लिए शिहाबुद्दीन को वो शासक बनाया था। तो यहीं से शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाया था। तो देखिए अब दाम क्या होता है। दाम रुपया और अशरफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। शेरशाह सूरी बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ढेर सारा काम किया था। तो दाम, रुपया और अशरफी किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी ने। आगे अब देखते हैं, एक सिक्का हो गया। सिक्के के बाद देखते हैं हम अभिलेख क्या होता है। अभिलेख तो देखिए अभिलेख को हम एपिग्राफ कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान से हुआ। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक अभिलेख अशोक के टाइम पे लिखा गया। पत्थरों पर खोद कर कुछ भी लिख देना, इसे ही हम अभिलेख कहते थे। और शिलालेख क्या होता है? देखिए छोटे पत्थरों पर लिखा तो शिलालेख, ऊंचे ऊंचे पिलर पर लिखा जाता था उसे स्तंभ लेख, और गुफाओं में अगर कुछ लिखा रहता था तो उसे गुहा लेख कहते थे। अगर दीवारों पर लिखा रहता था तो उसे भित्ति लेख कहते थे। कुछ हम प्रमुख अभिलेख देखते हैं, जैसे हाथी गुम्फा का अभिलेख, एक कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था। एहोर अभिलेख राजस्थान में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा के लिए लिखा था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। रुद्ररामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की थी इसमें। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की थी। और देखिए एक अभिलेख और है, उसका नाम है हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ लेख अभिलेख। कहाँ पे है? एमपी में है। तो आगे हम देखते हैं आपके यहाँ। अब देखिए कुछ विदेशी यात्री थे जिनके द्वारा भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती, तो उसको हम देख लेते हैं। कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए उनके द्वारा लिखे गए बुक से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला बुक है मेगास्थनीज की बुक इंडिका। मेगास्थनीज आप लोग को हम इसके पहले वीडियो में बताया थोड़ा इसके बारे में कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की थी, तो उसी को संभालने के लिए, मतलब उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो इंडिका लिखा था। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो हेरोडोटस हिस्टोरी का बुक लिखा। एक कोई अननोन पर्सन है जिसका नाम नहीं लिखा था, लेकिन इन्होंने एक बुक लिखा था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। बहुत अच्छी बुक थी, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा था किसने लिखा है। टालमी ने एक बुक लिखा जियोग्राफी का, ये बकलोल टाइप का था। इसने कहा कि जो पृथ्वी होती है एक जगह फिक्स होती है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं होता था। फिर बाद में कोपरनिकस ने आया, उसको सही किया कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। प्लिनी ने एक बुक लिखा नेचुरल हिस्ट्री। अल्बर्नो ने लिखा किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। मार्को पोलो जो कि यात्री था, पुर्तगाली था, उन्होंने बुक लिखा द बुक ऑफ मार्को पोलो। इसके नाम से ही था, तो उसको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। अब तारानाथ ने लिखा कंग्यूर तथा तंग्यूर बुक। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो फहयान आया सबसे पहले, फोकियो की बुक लिखा, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। उसके बाद चीनी यात्री आया था संयुगन, यह 3 वर्ष के लिए आया था और बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्र करके लेके गया था वहाँ पे चीन में। उसके बाद वेनसांग आता है, इन्होंने सियो की बुक लिखा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद इत्सिंग आता है सबसे लास्ट में, त्रिपिटक की 400 प्रतियाँ लेकर चीन गया था। उसके बाद इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता इमरक्को का था। इसकी बुक है रहला, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। यह 700 की में यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब अगला देखते हैं, अब्दुल रज्जाक के फारस का था। इन्हें मतला ईसाइन बुक लिखा था। विजयनगर के दरबार में विजयनगर दरबार यानी कृष्णदेव राय के दरबार में ये अब्दुल रज्जाक आया था। तो आज की वीडियो में हम देखे हैं आदि ऐतिहासिक के बारे में, कैसे कैसे बुक से स्रोत मिले, कैसे कैसे अभिलेख से मिले और कैसे कैसे सिक्कों से मिले। तो कल की वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर से देखेंगे।